5 मिनट शांत हो जाइए, मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप बात करिएगा। मैं इस सभा में उपस्थित हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, राजेंद्र जी, हमारे बड़े भाई रमेश यादव जी, चंदा बहन जी और हमारे वरिष्ठ जो यहाँ बैठे हैं, मैं सभी का नाम नहीं जानता, और सुजीत भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया, मुझे बुलाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, और मैं चूंकि दूर से आया हूं, मैं चाहता था कि अपनी बात हो सकता है आप मुझसे सहमत हों, असहमत भी हों। असहमति का भी स्वागत है और सहमति तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, मेरी अपनी एक विचारधारा है, और वो विचारधारा जिसमें मैं मनुष्य को सबसे पहले रखता हूं, जाति बाद में आती है। इसलिए मैंने कहा जय श्री कृष्ण जय भीम। जय श्री कृष्ण का मतलब है कि कृष्ण वंचितों के नेता थे, दुनिया के पहले समाजवादी नेता थे। उन्होंने जब एक ब्राह्मण इंद्र ने उनके ऊपर एक तरह से हमला ही किया था, जब लगातार बारिश करते रहे और वो विपत्ति में थे, तो उन्होंने जाति धर्म पंथ संप्रदाय सबसे परे सारे लोगों की रक्षा की, गोकुल पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा के। ये भले आपके लिए एक मिथकीय कथा हो, लेकिन इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ है, और उस अर्थ का मतलब यह है कि जहां भी वंचित हो, जहां भी दुखी लोग हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी रक्षा करना, उनके लिए खड़ा होना, यह आपका धर्म है। ये हमारे जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने सिखाया, और इसीलिए वो दुनिया के सबसे पहले समाजवादी नेता हैं। इसीलिए मैं उनको जय भीम इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो 3 लोगों को अपना गुरु मानते थे, तथागत बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले, उन्होंने वंचितों के लिए, वो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और अगर वो उसमें आर्टिकल 340 नहीं जोड़ते तो आज जो भारत में ओबीसी की स्थिति है, उसमें प्रावधान यह था कि आर्टिकल 340 के द्वारा भारत के जो एससी और एसटी को छोड़ के जो ओबीसी तबका है, उसके रेमेडी के लिए, उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कमीशन बनेगा। और वो कमीशन बना भी 53 में, काका कालेलकर कमीशन। 55 में उसने रिपोर्ट जमा की, और फिर उसके बाद वो नहीं सफल हो पाया, तमाम उसके राजनीतिक कारण थे। उसके बाद फिर वो मंडल कमीशन बना, लागू हुआ भारत की आजादी के 40 साल बाद, 7 अगस्त 1990 को। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसकी जड़ में थे, इसलिए हमको उनको याद करना है। रही बात यादव, एक जाति नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा इसलिए है कि यादव हमेशा से, चाहे वो यादव जो अपना इतिहास जोड़ते हैं, वो राजा यदु से जोड़ते हैं। ये जाति के पुत्र थे यदु, और यदु से वो अपना इतिहास जोड़ते हैं। राजा यदु एक ऐसे नेता थे, ऐसे राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में तमाम तरह के मतलब त्याग से, संघर्षों से एक ऐसी मतलब समाज में छाप छोड़ी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरह से वो यदुवंश के स्थापक थे, संस्थापक थे। और कृष्ण भी उसी कुल से आते हैं। और कृष्ण ही नहीं, मैं आपको अभी कई नाम गिनाऊंगा जो आपको मालूम भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बहुत दूर मत जाइए, कई लोग उसको मिथकीय इतिहास भी कहते हैं। बहुत दूर मत जाइए, भारत में जो रिप्रेजेंटेशन का इतिहास है, वो इतिहास शुरू होता है साहू जी महाराज से। वो जाति से कुंभी थे, किसान थे। उन्होंने 1902 में कोल्हापुर स्टेट में भारत में सबसे पहले रिजर्वेशन लागू किया, रिप्रेजेंटेशन वंचितों के लिए। कारण यह था कि उनके ही स्टेट में जो प्रशासन था, उसमें जो उच्च जाति के लोग थे उनका वर्चस्व हो चुका था, और जो वंचित थे उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं था। दूसरा, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो जस्टिस पार्टी बनी, उसने 1921 में लागू किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैसूर के यादव राजाओं ने एक अंग्रेज जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। सर लेस्ली स्टीफन नाम था उसका, आप कभी भी गूगल करिए, वो उस जज का नाम भी आएगा। 1925 में मैसूर के यादव राजाओं ने वो कमेटी बनाई और उसने रिजर्वेशन रिकमेंड किया। और 3 ये जगहें भारत में, पश्चिम महाराष्ट्र, अगर आपने भारत घूमा है तो आप जानते होंगे, पश्चिम महाराष्ट्र, पूरा तमिलनाडु, तमाम भौगोलिक वहां दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमिलनाडु बहुत आगे है। तीसरा, मैसूर स्टेट। मैसूर कई बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक रहा है, और उसकी नींव में
उसकी नींव में मैसूर के वडियार राजा हैं जो यादव राजा कहे जाते हैं, कई लोग उनको अरसू राजा भी कहते हैं। लेकिन ये आपका इतिहास है, इसको आपको जानने की जरूरत है। कनक दास कन्नड़ के एक बहुत बड़े संत कवि थे जो एक चरवाहा थे। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं। कागिनेले कर्नाटका में एक जगह है जहां उनका आश्रम है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो वहां की सबसे बड़ी जाति है वो यादव है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि वहां एक बहुत बड़े कवि हुए, आप गूगल करिएगा, उनका नाम था गुर्रम जोशुआ। गुर्रम जोशुआ से बड़ा कवि पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ, उनको पद्म विभूषण मिला है। गुर्रम जोशुआ के पिता यादव थे, मां मडिगा थी। मडिगा जाति का मतलब होता है वो वहां की दलित जाति से आती थी।